कैसे तीनों बिल पेश होते ही हो गई वोटिंग। वोटिंग के आंकड़ों ने कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में खलबली मचा दी। सरकार का प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ, स्वीकार हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। दोस्तों, आज महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए सरकार जो 3 बिल लेकर आई है, बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने मांग कर दी कि पहले आप इस बात पर वोटिंग कराइए, डिवीजन कराइए कि बिल पर बहस भी हो कि नहीं हो, बिल इस लायक भी है कि उनको इंट्रोड्यूस किया जाए कि ना किया जाए। बिल के मेरिट्स डिमेरिट्स पर हम बाद में बात करेंगे। वोटिंग हुई और वोटिंग का जो आंकड़ा है दोस्तों, वो बड़ा दिलचस्प निकल कर आया। ये आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख देती हूं। दोस्तों, ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आंकड़े के बाद सवाल खड़े हो गए कि एनडीए खेमे के पूरे लोग वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं आए। सेम सवाल विपक्ष के लिए भी खड़ा होता है। दोस्तों, पहला आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। पहला आंकड़ा जब वोटिंग हुई तो जो बिल के समर्थन में थे उनका था 207, मतलब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए कि ना किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए कि ना किया जाए। 207 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला। ना करने वाले मतलब विपक्ष की तरफ से 126, और जिन लोगों ने वोट किया वो 333 थे। दिलचस्प ये है कि इसमें से किसी भी आदमी ने एब्सटेन नहीं किया, मतलब फुल स्ट्रेंथ थी संसद में, लोकसभा की। लेकिन महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि एनडीए का जो पूरा आंकड़ा है संसद के अंदर, मैं आपको दिखाना चाहती हूं। आज सुबह ही मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा था। दोस्तों, एनडीए का टोटल आंकड़ा है 292 सीट्स, ठीक है। इंडिया का टोटल आंकड़ा है 201 सीट्स। तो दोस्तों, जब एनडीए के पास 292 सीट्स हैं तो फिर ये एनडीए के इतने कम सांसदों ने वोट क्यों किया? 207 ही क्यों है? ये सेम सवाल इंडिया गठबंधन पर भी उठता है। जब इंडिया गठबंधन के पास 200 प्लस सांसद हैं तो फिर उसके 126 सांसदों ने ही वोट क्यों किया, जबकि सब मौजूद थे, एब्सटेन भी कोई नहीं था। ये बताता है कि कितना विरोधाभास है संसद के अंदर बोलने वाले लोगों के बीच में, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो या फिर उसके अलावा। दिलचस्प है दोस्तों कि ये आंकड़ा फाइनल नहीं है। इसके बाद शुद्धि की गई आंकड़े की, मतलब करेक्शन किया गया। जो करेक्शन किया गया वो फाइनल आंकड़ा मैं आपको बताती हूं। पक्ष में पड़े हैं दोस्तों आफ्टर करेक्शन 251, 251, ये भी एनडीए के टोटल स्ट्रेंथ से कम है। और विपक्ष को पड़े 185, ठीक है, ये भी इंडिया गठबंधन की टोटल स्ट्रेंथ से कम है। शुद्धिकरण के आंकड़े के बाद भी ये बात साफ है कि ये बिल किसी भी हाल में संसद में 2/3 बहुमत के साथ पास नहीं हो पाएगा। सरकार के पास करेक्शन के आंकड़े के बाद भी टोटल नंबर्स नहीं है। पूरी बहस हो गई और डिवीजन हुआ तो अभी की स्थितियों में सरकार ये बिल पास नहीं करवा पाएगी। दोस्तों, इसके बाद अमित शाह ने बिल को पुनर्स्थापित किया, अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पुनर्स्थापित किया और केसी वेणुगोपाल ने फिर से विरोध किया कुछ टेक्निकलिटीज का कि आप दोनों बिलों को क्लब क्यों कर रहे हैं, 2 बिल अलग अलग हैं। जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। और केसी वेणुगोपाल की बात को एमके स्टालिन के सांसद, मतलब डीएमके के सांसद ए राजा ने भी इसका समर्थन किया कि 2 बिल अलग अलग हैं, आप दोनों बिलों को क्लब क्यों कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी हम क्लब करके बहस कर लेते हैं, डिवीजन की अगर जरूरत पड़ेगी तो फाइनल में जब डिवीजन होगा तो वहां डिवीजन अलग अलग कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जिस तरह से बिल के इंट्रोडक्शन में ही एक क्लियर लाइन दिखाई दी, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम किसी भी हाल में इसका समर्थन नहीं करते। ये न केवल विपक्ष का स्टैंड बताता है बल्कि ये भी बताता है कि सरकार जिसको हर हाल में बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो उसके पास फिलहाल नहीं है। और इस फाइनल नंबर के बाद, जो शुद्धि के बाद का नंबर आया है, ये अपने आप में भी सवाल है कि जब टोटल आंकड़ा एनडीए के सांसदों का ज्यादा है तो इतने कम लोग वोट क्यों कर रहे हैं? कौन है जिसने वोट नहीं किया? सेम सवाल विपक्ष से भी बनता है। सुनिए वोटिंग के बाद किस तरह का माहौल था संसद में। The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other 2 is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. Just when the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय क्रम Therefore, अरे हो गया ना भाई, बैठो अरे हो गया, बैठो।
हो गया, आप बोल लिए। आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभी। अरे भाई हो गया। गृह मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 1:1 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है। और
सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है और नियमों में छूट देने की, शिथिलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।